नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब देख ही रहे होंगे, ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता था। वो धीरे धीरे करके चीजें सामने आती जा रही हैं, जिसमें कल इंडियन आर्मी के द्वारा एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया और बताया गया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में हम सिर्फ एक दुश्मन से नहीं लड़ रहे थे। पाकिस्तान तो फ्रंट में था, हमें दिख रहा था कि सामने सिर्फ पाकिस्तान है, लेकिन इसके पीछे दो और दुश्मन थे और वो था चाइना और टर्की, स्पेशली चाइना। ये आप देख सकते हो खबर, वन बॉर्डर थ्री एडवर्सरीज, चाइना यूज्ड पाकिस्तान एज लाइव लैब टू टेस्ट वेपन्स। एंड लेट मी टेल यू, ये जो ऑपरेशन सिंदूर है वो आगे आने वाले वर्षों में कई समय तक याद रखा जाएगा, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें निकल कर आई हैं। और इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से चाइना ने हेल्प किया, इसका इम्प्लीकेशन क्या है, टर्की ने किस तरह से हेल्प किया, वो सब कुछ हम डिटेल से जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो नया जीएस फाउंडेशन बैच है ये 7 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में, यूज करिए कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। या फिर अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, मेरी पर्सनल टीम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये फोन नंबर है, इस पर आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर जो लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह है, डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इनके द्वारा ये सारा बयान दिया गया। ये आप देख सकते हो, बेसिकली जो फिकी है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इनके द्वारा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था ऑन द टॉपिक न्यू एज मिलिट्री टेक्नोलॉजीज, और इसी पर वो एड्रेस कर रहे थे और इसी में उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली हैं और बताया है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को एज अ फ्रंट फेस की तरह इस्तेमाल किया गया और जो चाइना और टर्की हैं वो पीछे से किस तरह से एक वाइटल सपोर्ट का काम कर रहे थे पाकिस्तान के लिए। खैर, ऑपरेशन सिंदूर तो आप सब जानते ही यहाँ पर कि किस तरह से सबसे पहले जो पहलगाम में अटैक किया गया, कई मासूमों की जानें चाहती हैं और ऑब्वियस सी बात है उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था। और इसको देखते हुए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, करीब 4 दिन तक चला था, 7 मई से 10 मई के बीच में। और भारत ने सबसे पहले तो जो नॉट टेरर कैंप्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तबाह किए, उसके बाद एयर बेसेस और बहुत सारी चीजें वो आप सब जानते ही हैं। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये है कि चाइना का हिडन हैंड कैसे है, कैसे से पीछे से छुप कर चाइना जो है वो इस बैटलफील्ड में था। मतलब भारत पाकिस्तान से तो लड़ रहा था, लेकिन चाइना से भी लड़ रहा था, ऑल्दो वो हमें सामने नहीं दिख रहा था। एंड अकॉर्डिंग टू लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने कहा कि चाइना रियल टाइम इंटेल प्रोवाइड कर रहा था पाकिस्तान को। सोचिए, रियल टाइम बेसिस पे जो इंटेलिजेंस है, जितनी भी चीजें हैं, वो चाइना डायरेक्टली पास ऑन कर रहा था पाकिस्तान को। ऑब्वियस सी बात है, ये भारत की मिलिट्री मूवमेंट हो गई, जो भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं भारत के अंदर, तो यहाँ पर जो सैटेलाइट्स वगैरह हैं उसका बड़े स्तर पर इस्तेमाल करना। और ये चीजें कैसे डिटेक्ट हुआ, बेसिकली डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस जो होते हैं ना, डीजीएमओ लेवल पर जो इंटरैक्शंस होती है, उसके थ्रू हमें यहाँ पर इसके बारे में पता चला है। एंड बताया जा रहा था कि चाइना किस तरह से जो सैटेलाइट डेटा है उसको टैप करता था, भारत पर निगरानी रखता था और वो कम्युनिकेशन सपोर्ट प्रोवाइड करता था पाकिस्तान को। फिर दूसरा, आप सब जानते हैं कि चाइना जो है वो एक लाइव लेबोरेटरी की तरह यूज कर रहा था और जो पाकिस्तान और भारत का युद्ध है उसमें, क्योंकि यहां पर बताया यह जाता है कि 80% से ज्यादा पाकिस्तानी मिलिट्री इक्विपमेंट वो चाइनीज ओरिजिन के हैं। और इससे अच्छा मौका क्या ही हो सकता था चाइना के लिए। कि देखो, डाउट तो सबको रहता है, क्योंकि चाइना ने बहुत लंबे समय तक कोई एक फुल फ्लेज जो वॉर होता है वो नहीं लड़ी है, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं डाउट भी होता है चाइनीज को, खुद के उनको लोगों को डाउट होता है कि वो कितना इफेक्टिव होगा। मतलब आप भले कितना भी ग्राउंड टेस्टिंग कर लीजिए, वेपन्स को रिलीज कर दीजिए, बोल दीजिए कि ये इतने बेटर क्वालिटी का, लेकिन एक्चुअल जो वो काम आता है वो तो आपको रियल बैटलफील्ड में पता चलता है ना। तो कहीं ना कहीं चाइना की भी ये चाल थी कि वो अपने इक्विपमेंट्स को अच्छे से देख ले, समझ ले कि वो कितना इफेक्टिव है भारत के डिफेंस के खिलाफ। तो यहां पर इंडिया पाकिस्तान स्कर्मिश में रियल वर्ल्ड टेस्ट बेड की तरह इस्तेमाल किया गया है चाइना के द्वारा, चाहे फाइटर जेट हो, चाइनीज ड्रोन्स हो गए, मिसाइल्स हो गए, एयर डिफेंस सिस्टम हो गए, रडार, आर्टिलरी। इसके बारे में आपको बताऊंगा कि वो कितना अच्छा परफॉर्म किए हैं या फिर कितना खराब परफॉर्म किए हैं। लेकिन चाइना जो है वो इन सभी इक्विपमेंट को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा था, उनके परफॉर्मेंस को, उनके इफेक्टिवनेस को, कि वो इंडियन काउंटर मेजर्स में किस तरह से खड़ा उतर रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना है। एंड जैसा मैं आपको बता रहा था ना, सैटेलाइट के बारे में बोला ये जा रहा है कि चाइना ने अपने लगभग 44 सैटेलाइट्स सिर्फ और सिर्फ
डाइवर्ट कर दिए ताकि इंडियन एयर स्पेस पर नज़र बनाया जा सके, भारत में जो ट्रूप बिल्डअप हो रहा है उस पर नज़र बनाया जा सके। और यहाँ पर चाइना ने अलग अलग प्रकार के सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया, जैसे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल रिकॉग्निसेंस सैटेलाइट हो गया, सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट्स हो गए, इन सब का इस्तेमाल चाइना ने किया है। और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान यूज्ड चाइनीज कम्युनिकेशन एंड डेटा रिले इंफ्रास्ट्रक्चर ताकि एयर डिफेंस और सर्विलेंस में आपस में कोऑर्डिनेट कर सके। एंड चाइना ने इंश्योर किया कि यहां पर जो जैम रेसिस्टेंट इंक्रिप्टेड चैनल्स होता है उसके माध्यम से वो कांटेक्ट करेगा पाकिस्तान से, ताकि जो इंडियन साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो इंटरफेस है वो यहां पर चाइना को डिटेक्ट ना कर पाए। ये पूरी तरह से चाइना ने कोशिश की। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है भारत का भी रिस्पॉन्स आया और बहुत कड़ा रिस्पॉन्स आया, जो शायद चाइना ने सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि भारत का जो रिस्पॉन्स था वो हमारा होम ग्रोन टेक्नोलॉजी पर था। एंड दीज वर सीन एज आउट परफॉर्मिंग चाइनीज ओरिजिन प्लेटफॉर्म। हमारे जितने भी इंडिजिनस प्लेटफॉर्म थे, चाहे वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, पिनाका हो गया, डीआरडीओ के ड्रोन्स हो गए, धनुष हो गया, इंडियन एयरफोर्स का जो सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, सभी ने काफ़ी बेटर परफॉर्म किया। इंडियन आर्मी और डीआरडीओ ने कंफर्म किया कि कैसे ये जो चाइनीज टेक सपोर्ट दिया गया था पाकिस्तान को, उससे कहीं बेहतर हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो एक प्रकार से सही साबित हुए हैं, बेटर परफॉर्म किए हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सुप्रीमेसी आपको देखने को मिलेगी भारत की, क्योंकि भारत ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो डिप्लॉय किए थे ताकि जो एनिमी कंट्री के कम्युनिकेशन है उसको जैम किया जा सके, जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है उसको हम सप्रेस कर सकें। और वो हमने देखा लाहौर में किस तरह से पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया, खत्म हो गया। जो चाइनीज रडार्स थे दे वर पार्शली ब्लाइंडेड और जैम्ड। मल्टीपल जो पाकिस्तानी ड्रोन्स मिसाइल्स, आप सब जानते हैं कैसे वो बौछार हो रही थी ड्रोन्स की, लेकिन उन सबको हमने खत्म कर दिया था। तो यहाँ पर जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि 80% से ज़्यादा यहाँ पर जो इक्विपमेंट्स है पाकिस्तान के पास वो चाइनीज़ मेड है। तो जैसे उनका फाइटर जेट हो गया, JF-17, J-10C हो गया, तो वो लार्जली इनइफेक्टिव रहे हैं क्योंकि उन्होंने एयर स्पेस एंगेजमेंट को अवॉइड किया। दूसरा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, जैसे हमारा आकाश डिफेंस सिस्टम है, सेम उसी प्रकार से चाइना ने HQ-9, HQ-16 ये सब दे रखा है पाकिस्तान को। अगेन वो इंडियन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, और ये प्रमाण है कि किस तरह से भारत ने जो उनके एयर बेसिस पर अटैक किया, अगर वो इंटरसेप्ट कर लेते तो वो अटैक नहीं हो पाता। फिर इसके अलावा वहाँ पर चाइनीज़ जो ड्रोन्स हो गए उनको भी भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने न्यूट्रलाइज कर दिया था। PL-15 मिसाइल, इसका तो पूरा का पूरा जो मिसाइल है वो भारत में गिरा था, वो हमने देखा, उसका जो मलबा है वो इंडियन आर्मी ने अपने पास रखा हुआ है। यहाँ पर वो टारगेट को हिट करने में फेल हो गए थे। फिर इसके अलावा जो टैंक्स वगैरह हैं चाइनीज़, वो क्या है, ऑब्वियस सी बात है वो बैटल फील्ड में नहीं आए थे क्योंकि यहाँ पर एयर टू एयर ज़्यादा चीज़ें हो रही थी, और लेकिन उसको अगेन वहाँ पर बॉर्डर एरियाज पर रखा हुआ था। ये इंडियन सैटेलाइट्स ने ऑब्जर्व किया है। खैर, इसका स्ट्रैटेजिक आउटकम क्या आया? देखो, सबसे अच्छी बात जो भारत के लिए रही है ना, ये पूरे दुनिया ने देख लिया है कि आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि डीआरडीओ के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने डिक्लेयर किया इंडियन सिस्टम आउट परफॉर्म चाइनीज वेपन्स। तो इसकी वजह से भारत की जो क्रेडिबिलिटी है वो डिफेंस एक्सपोर्टर के तौर पर और ज़्यादा एनहेंस हो जाती है, बढ़ जाती है। भारत ने अपना जो 52 डेडिकेटेड डिफेंस सैटेलाइट है इसको और ज़्यादा फास्ट ट्रैक पर कर दिया है कि हमें और ज़्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च करने की ज़रूरत है। हमारा जो ISR है, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रिकॉनेसेंस और स्पेस वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़, उसको भी एनहेंस करने की ज़रूरत है। तो हमारी चीज़ें परफॉर्म तो अच्छा की हैं, लेकिन इससे हमें सबक भी मिला है कि हमें और ज़्यादा कैपेबिलिटी की ज़रूरत है। तो ये चीज़ हमें साफ साफ समझ में आ गई है। और दूसरा, जहां तक चाइना के ऊपर इंप्लीकेशंस का सवाल है, देखो चाइना ने एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मिस कैलकुलेशन कह लो या फिर देखो दोनों चीज़ें हैं। चाइनीज सिस्टम्स अच्छा परफॉर्म नहीं किए हैं। उन्होंने सोचा था कि ये लाइव लैब की तरफ काम करेगा और वो एक प्रकार से समझ पाएंगे कि चाइनीज इक्विपमेंट कैसा काम किए हैं, तो हो सकता है वो अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चाइना में रीइवैल्यूएट फ्यूचर परचेज जो है, पाकिस्तान में रीइवैल्यूएट कि वो चाइना से कितना खरीदना है, नहीं खरीदना है। और इसीलिए अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं पीछे से आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो आसिम मुनीर है और अभी पाकिस्तान के जो एयरफोर्स चीफ है वो सब बार बार अमेरिका जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो रही है। तो उसके पीछे का कारण क्या है? कहीं ना कहीं ये आपको समझना होगा कि जो चाइनीज इक्विपमेंट्स अच्छा परफॉर्म नहीं किए हैं, इससे पाकिस्तान के मन में भी कुछ हद तक डर आ गया होगा। और यहां पर देखिए, आसियान देशों में, अफ्रीकन मार्केट में चाइनीज डिफेंस इक्विपमेंट की काफ़ी बदनामी आप कह सकते हैं। तो ये तो हो गया चाइना की बात, लेकिन चाइना के साथ साथ टर्की भी जो है एक बहुत साइलेंट रोल निभा रहा था। मतलब वो कोवर्ट
रोल नहीं था उसका चाइना की तरह, लेकिन अगेन जो इंटेलिजेंस सोर्सेज के माध्यम से चीज़ें पता चली हैं उसमें टर्की ने पाकिस्तान को पूरी तरह से सपोर्ट करने की कोशिश की अलग अलग माध्यम से। जैसे मैं आपको कुछ बताता हूं, जैसे मिलिट्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड हार्डवेयर, ड्रोन्स, टर्की ड्रोन्स नो डाउट काफ़ी अच्छे होते हैं ऐसा बताया जाता है। तो यहाँ पर टर्की ने एक्सपोर्ट किया बैरक्टर TB2 ड्रोन्स पाकिस्तान को, और इसमें से कुछ जो ड्रोन है वो आपका ISR के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, इंटेलिजेंस सर्वेलेंस के लिए, और उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट में स्ट्राइक भी करने की कोशिश की जिसको भारत ने रोक लिया। तो यहाँ पर कई सारे जो टर्किश ओरिजिन ड्रोन है उसको भारत ने न्यूट्रलाइज किया, जैम किया। फिर हेलीकॉप्टर भी है, मैं आपको बता दूं टर्की ने टर्की और पाकिस्तान ने मिलकर ये जो T129 ATA अटैक हेलीकॉप्टर है इसको डेवलप किया है। तो ऑल्दो इसका इस्तेमाल अभी डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में नहीं किया गया, लेकिन अगेन इसको एकदम रेडी रखा गया था बॉर्डर एरियाज पर। और फिर दूसरा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मॉड्यूल्स, टर्की ने यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, जो सिग्नल इंटेलिजेंस होता है वो सब में असिस्टेंस प्रोवाइड किया है पाकिस्तान को। सॉफ्टवेयर हो गया, इंक्रिप्शन टूल हो गया। इनफैक्ट कल जो इंडियन आर्मी के पर्सनल बोल रहे थे तो उनका ये कहना था कि वॉर के बीच में टर्की से जो है वो आपके इक्विपमेंट्स आ रहे थे, एयर बेसिस पर उतर रहे थे। तो यहां पर एक तो ये हो गया। फिर साइबर और वॉरफेयर सपोर्ट, अगेन आप देखोगे तो जिस प्रकार का डिसइंफॉर्मेशन फैलाया गया है, मतलब आप समझिए इंडियन सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ भड़काना, यहां पर पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए दिखाना, और वो भी क्या, डीप फेक वीडियोस, AI वीडियोस, इस तरह की चीजें करी जा रही थी। और उसके पीछे पूरी तरह से टर्की का जो पूरा प्लान था वो फायर करने की कोशिश कर रहा था भारत के ऊपर। एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जो अभी आपने देखा रिसेंटली भारत और टर्की के बीच के रिलेशंस काफी खराब हुए, क्योंकि यहां पर भारत समझ गया कि किस तरह से चालाकी से टर्की पाकिस्तान की पूरी मदद कर रहा है। और आपको पता ही होगा टर्की के पास यहां पर एक मीडिया है TRT वर्ल्ड करके, जो कि काफ़ी देखा जाता है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर। तो वहां पर भी जो पाकिस्तान का नैरेटिव है वो चलाया जा रहा था और भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश की जा रही थी। और डिप्लोमेटिकली तो आप सबने देखा ही है कि टर्की ने ओपनली सपोर्ट किया पाकिस्तान का, OIC हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, और कहा कि भारत एडवेंचरिज्म कर रहा है, मिलिट्री एडवेंचरिज्म कर रहा है। टर्किश जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने डिप्लोमेटिक कॉल तक किए थे कतर को, ईरान को, मलेशिया को, इंडोनेशिया को, और कहा था कि आप कंडेम करिए। ऑल्दो यहाँ पर कंडेमनेशन नहीं आया, लेकिन ये सारे प्रयास हो रहे थे। टर्की ने यहाँ पर अपोज किया यूनाइटेड नेशंस के अंदर। तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। मतलब ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ एक टेक्टिकल मिलिट्री स्ट्राइक नहीं था, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन था भारत के न्यू डॉक्ट्रिन का, फास्ट, प्रिसाइज, टेक लेड, सेल्फ रिलायंट वॉरफेयर। चाइना, पाकिस्तान, टर्की का जो पूरा नेक्सस है वो यहां पर एक्सपोज हो गया एक प्रकार से। तो लेट्स सी आगे किस तरह से चीजें टर्न आउट होती हैं। लेकिन भारत कहीं ना कहीं हमारा जो खुद का बनाया हुआ डेवलप्ड इक्विपमेंट है वो बहुत अच्छा साबित हुआ है। एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन। कल जो है डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो यहां पर 1 लाख करोड़ के और जो प्रपोजल थे उसको क्लियर कर दिया गया, और मिसाइल्स और भी बहुत चीजें, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये सब हम खरीद रहे हैं, वो भी मेड इन इंडिया बना हुआ, भारत के द्वारा बनाया हुआ। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो ATAGS सिस्टम ये DRDO और भारत की प्राइवेट इंडस्ट्री ने मिलकर बनाया है, ये है क्या एग्जैक्टली? ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं है कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, 7 जुलाई से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 2026 का। अगर मान लीजिए आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो कल ही हमारा जस्ट वो बैच स्टार्ट हुआ है लॉन्ग टर्म वाला, सभी के लिंक कमेंट सेक्शन में। इसमें पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जाती है। बस यूज करिए कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, मेरी पर्सनल टीम इस फोन नंबर पर आपको मिल जाएगी, कॉल कर सकते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच एक नए फ्रेश बैच के साथ लाइव हो चुका है। बैच स्टार्ट हो रहा है 7 जुलाई को शाम 6 बजे। अब IAS की तैयारी बनेगी और भी आसान, प्रॉपर क्लैरिटी, एक्सपर्ट गाइडेंस और इंडिया के टॉप UPSC एजुकेटर्स के साथ। यह बैच उन सबके लिए है जो UPSC 2026 लिखने वाले हैं और जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की है या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं डायरेक्शंस को लेकर। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस फुल स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के साथ, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हर स्टूडेंट को मिलेगा पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट और क्विक रिवीजन के लिए, PRP MRP रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स और मेंस के कंप्लीट सपोर्ट के लिए। और यह सबके साथ मिलता है कमिटमेंट का फुल रिटर्न। प्रीलिम्स क्लियर करो, फुल रिफंड पाओ,
हर मंथ के टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड्स। लेकिन दोस्तों बैच स्टार्ट होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, तो डिसीजन अभी लेना जरूरी है। अभी डाउनलोड करो स्टडी IQ ऐप या विजिट करो वेबसाइट, सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, सेलेक्ट करो टारगेट ईयर 2026, क्लिक करो बाय नाउ और अप्लाई करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी पर्सनल टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस नंबर 092400239293। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है आपके IAS ड्रीम का असली लॉन्च पैड। स्टार्ट योर UPSC जर्नी स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट एंड अनस्टॉपेबल।